पीएचपी का फुल फॉर्म, सबसे पहली चीज़ पीएचपी स्टार्ट करनी है तो पीएचपी का फुल फॉर्म होता है आपके पास हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आके लिखोगे पीएचपी स्टैंड्स फॉर, एंटर करोगे और ये आपको बता देगा कि पीएचपी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है भाई, सिंपल। स्पेलिंग गलत हो सकती है, जो यहाँ पर मैंने लिखी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि रट्टे वट्टे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पीएचपी इंट्रोड्यूस हुई थी 1994 में। ठीक है, और 1994 के अंदर जब पीएचपी इंट्रोड्यूस हुई थी तो इसका नाम रखा गया था इसीलिए पीएचपी कहते हैं अभी भी इसको। ठीक, 1997 के अंदर इसका नाम बदल दिया था जब इसकी अपडेट आई थी। ठीक है, खैर, दो तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो या पता भी हो। सॉरी, क्लाइंट स्लैश सर्वर साइड। ठीक है, एक लैंग्वेज होती है क्लाइंट साइड, एक लैंग्वेज होती है आपके पास सर्वर साइड। पता है क्या डिफरेंस होता है इसमें? नहीं पता, डिस्कस नहीं किया मतलब। चलो खैर, क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस वो होती हैं, लिख भी देता हूँ मैं, याद रहेगा आपसे। ठीक है, क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं आपके पास जो आपके ब्राउज़र पे लोड होती हैं। आपके ब्राउज़र के ऊपर आपने उन लैंग्वेजेस के थ्रू जो जो काम किया हुआ होता है वो टास्क परफॉर्म करती हैं, और टास्क परफॉर्म करने के बाद ख़त्म। ठीक, इसकी एग्जाम्पल है जावास्क्रिप्ट। आपके ब्राउज़र पे लोड होती है, ब्राउज़र पे रन होती है, सारे टास्क परफॉर्म करेगी और काम खत्म। जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करोगे सब कुछ खत्म। दूसरी तरफ आपकी लैंग्वेज होती है सर्वर साइड लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेजेस होती हैं, आसान लफ्ज़ों में बिल्कुल, क्लाइंट साइड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिनका एक्सेस सर्वर तक नहीं होता, और सर्वर साइड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिनका एक्सेस सर्वर तक होता है। मतलब आप इन लैंग्वेजेस के थ्रू सर्वर के अंदर डेटा स्टोर करवा सकते हो, डेटा अपडेट कर सकते हो, डेटा डिलीट कर सकते हो, वगैरह वगैरह। ठीक, तो क्लाइंट साइड लैंग्वेज के थ्रू हम लोग जो वेबसाइट्स बनाते हैं वो, उनका जो डेटा होता है वो डायनेमिक नहीं होता, या हमेशा नहीं रहता। उस वक्त तक रहता है जब तक आप पेज को रिफ्रेश नहीं करते, जैसे आप लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हो, जैसे आपने पेज को रिफ्रेश किया सब कुछ खत्म। ठीक, दूसरी तरफ आपके पास होती है सर्वर साइड लैंग्वेज पीएचपी। जैसे कि पीएचपी के थ्रू आप सर्वर के अंदर डेटा स्टोर करवाते हो, डेटा स्टोर करवाने के बाद डेटा सर्वर में उस वक्त तक रहेगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं कर देते, या सर्वर क्रैश नहीं हो जाता, या सर्वर में वायरस नहीं आ जाता, वगैरह वगैरह। ठीक, मतलब सालों साल तक डेटा पड़ा रहेगा अगर आप उसके साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करते। ठीक हो गया, ये फ़र्क होता है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के अंदर। क्लाइंट साइड आप पढ़ चुके हो, अब आप लोगों ने पीएचपी पढ़नी है तो पीएचपी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। ठीक है भाई, कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। दुनिया की पहली वेबसाइट पता है कब बनी थी? दुनिया की पहली वेबसाइट कब बनी थी ये बात पता है? कभी बात की इसके बारे में? क्योंकि आप लोग एक वेब डेवलपर हो इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई भी पूछ सकता है ना, अगर आप वेब डेवलपर तो इसलिए। खैर, दुनिया की पहली वेबसाइट आपके पास बनी थी 1989 में। 1989 अक्टूबर या नवंबर के अंदर बनी थी, और उसको लाइव किया गया था 1990 अप्रैल में। ठीक है, और जो पहली वेबसाइट थी वो कुछ इस तरीके की दिखती थी। उसका नाम रखा गया था वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके ऊपर आपकी एक्सटेंशन भी है डब्ल्यू, वैसे के ऊपर।
ठीक है भाई, ये आपके पास पहली वेबसाइट बनाई गई थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ टेक्स्ट था इसके अंदर। टेक्स्ट भी सिर्फ टेक्स्ट नहीं है इसके अंदर, एंकर टैग नहीं है। अच्छा, यही जो आपकी 89 ईयर है, ये वही साल है जब आपकी HTML भी इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी पहली वेबसाइट के साथ। ठीक, तो HTML भी आपकी 89 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। बनी 89 में, लाइव 90 में हुई थी, तो इसलिए दो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं अक्सर। कुछ लोग बोलते हैं कि 1990 के अंदर पहली वेबसाइट बनी थी, कुछ लोग कहते हैं 89 में बनी थी। लेकिन सीन ये है कि अक्टूबर या नवंबर 89 के अंदर बनी थी, लाइव हुई थी अप्रैल के अंदर अगले साल। हाँ, तो ये सीन था बस। तो दोनों सही है, गलत नहीं है। ठीक है भाई, नाम मेरे जहन से निकल गया जिसने पहली वेबसाइट बनाई थी। आप गूगल पर सर्च करोगे मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक, ये वाली चीज़ जो इमेज है, इसका एक बेहतर वर्जन भी है मेरे पास। मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, एंकर्स कितने बने हुए, कौन कौन सा एंकर बना हुआ है, तो इसका बेहतर वर्जन है जो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये ठीक है, थोड़ा सा अपडेटेड, उसी को अपडेटेड करके लिखा है। ये वेबसाइट का नाम और कुछ एंकर्स यूज़ हुए थे उसके अंदर, टेक्स्ट यूज़ हुआ था बस। ठीक, ठीक है भाई, चलो। ओके, ठीक है। तो अगेन एक चीज़, जितनी भी आपके पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आती हैं, उन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में दो पोर्शंस होते हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। दो और पोर्शन होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनको रन करने के लिए सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि HTML, जैसे कि CSS, जैसे कि जावास्क्रिप्ट। ठीक, ये लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, इनको रन करने के लिए आपको सर्वर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास आती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसे कि PHP वगैरह। हाई लेवल लैंग्वेजेस को रन करने के लिए आपको सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें, क्योंकि अगर आप PHP का कोड लिखते हो और उसको रन करना चाहते हो अपने ब्राउज़र पर, तो उसके लिए सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, पहली चीज़। तो अब या तो आप कोड लिखो, उसको cPanel के थ्रू लाइव करो और अपना आउटपुट देखो। ठीक, लेकिन हम लोग ये वाला काम करते नहीं हैं। हम लोग पहले पूरी वेबसाइट को अपने लैपटॉप में टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको लाइव करते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल तरीका है। ठीक, तो हमें अपने लैपटॉप को या अपने PC को टेम्पररी तौर पर सर्वर में कन्वर्ट करना पड़ता है PHP को रन करने के लिए। इसके लिए दो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हो। दोनों सॉफ्टवेयर्स के नाम है, एक है वैम्प और दूसरा है ज़ैम्प। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, गलत हो सकती है। ठीक, वैम्प मेरे लैपटॉप के अंदर जो हुआ है वैम्प हुआ हुआ है, आप ज़ैम्प भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दिखा देता हूँ कैसे। वैम्प सर्वर डाउनलोड खुद ही रिकमेंड कर देगा, एंटर करोगे। ज़ैम्प का भी दिखा देता हूँ, ज़ैम्प सर्वर डाउनलोड। H नहीं आता भाई, मैंने गलत लिखी स्पेलिंग। ठीक है, परफेक्ट। क्लिक और क्लिक, दोनों के बीच जूम इन करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है भाई, यहाँ पर डाउनलोड या बटन पे क्लिक करोगे, वैम डाउनलोड हो जाएगा। अगर वैम करना है तो, अगर जैम करना है तो लेटेस्ट वर्जन ये वाला है। ठीक है, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करोगे और आपके पास जैम डाउनलोड हो जाएगा, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया, और डिफरेंट वर्जन आपको नीचे नजर आ रहा है। ठीक है भाई, ये विंडोज़ का, लिनक्स का, OS का, आपकी मर्ज़ी है जैसे भी डाउनलोड करना चाहो। ठीक, ज़ैम्प या वैम्प, क्योंकि ये है लोकल सर्वर्स, इन सॉफ्टवेयर्स में से दोनों का ये काम है, आपके PC, आपके लैपटॉप को टेम्पररी तौर पर सर्वर में कन्वर्ट करने का काम करेंगे।
और उस वक्त तक पीसी सर्वर के तौर पर बिहेव करेगा जब तक वैम्प या जैम्प चल रहे हैं। जैसे ही आपने इसको ऑफ किया वैसे ही काम खत्म। ठीक, तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप जो भी डाउनलोड करना चाहो, इंस्टॉल करना चाहो, कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैम्प भी कर सकते हो, वैम्प भी कर सकते हो। ठीक, अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर वैम्प है, आपने मिसाल के तौर पर वैम्प या जैम्प जो भी है डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अपना कोड रन करने के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपने सर्वर को, लोकल होस्ट को रन करना है या स्टार्ट करना है, जो भी कहना चाहो। ठीक, तो अपने सर्वर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर वैम्प का आइकन मेरे पास दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ होता तो आप यहाँ विंडो के बटन पे क्लिक करोगे, सर्च कर लोगे। ठीक, वैम्प या जैम्प जो भी लिखा हुआ है आपने, ठीक, यहाँ पर इस पर क्लिक किया वैम्प पे, तो ये मुझसे पूछेगा कि आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो। मैंने कहा यस भाई। ठीक, अब वैम्प स्टार्ट होगा और साइड में मेरे पास आइकन बना हुआ आएगा, आ गया। वैम्प 3 अलग अलग कलर्स चेंज करता है। अभी रेड दिखा रहा है, अभी ऑरेंज होगा, उसके बाद ग्रीन होगा। ठीक, रेड का मतलब है कि वैम्प सर्वर स्टार्ट हो गया है। ऑरेंज का मतलब होता है कंपाइलेशन, कुछ इसकी जो फाइल्स हैं उनको ये गैदर करेगा। ग्रीन का मतलब होता है कि आप अब काम कर सकते हो। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। आप जैम्प करोगे, जैम्प को स्टार्ट करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जैम्प पर आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होती है, जैसे कि हमारे पास अभी विंडो ओपन हुई थी छोटी सी। वैम्प सिर्फ यस और नो पूछता है। जैम्प के अंदर सारे के सारे ऑप्शंस दिखा देता है वो आपको कि आप कौन से ऑप्शन से स्टार्ट करना चाहते हो। तो आपने सिलेक्ट करने होते हैं हमेशा शुरू के 2। मैं दिखा देता हूँ कैसे दिखते हैं। ठीक है, ऑरेंज है, ग्रीन हो जाए तो फिर हम बात करते हैं। डन। इसका मतलब है कि अब हम अपना कोड लिख सकते हैं, कोड रन कर सकते हैं। ठीक, जब तक ये ग्रीन ना हो तब तक आप कोड रन नहीं कर सकते, उसका आउटपुट नहीं लिख सकते। मैं लिखता हूँ यहाँ पर जैम्प ओनली। जैम्प की विंडो कैसी दिखती है वो चीज़ दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको। इमेजेस पे गए, एसी, जब आप जैम्प के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया था वैम्प पर, तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो आती है। क्लिक नहीं हुआ, डन। ठीक, अब वैम्प पूछता है यस और नो, हमने यस कर दिया, वैम्प सर्वर चल पड़ता है। जैम्प के अंदर ये है कि आपने शुरू के जो 2 ऑप्शन हैं, ये वाली, जब आप जैम्प पे क्लिक करोगे तो ये विंडो आएगी आपके सामने। आपने इस पर फर्स्ट ऑप्शन पर और सेकंड ऑप्शन के स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है, बस आपका जैम्प सर्वर स्टार्ट हो गया। अब आप इसका मतलब है काम कर सकते हो, बस। ठीक, अगर फिर भी कोई मसला होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैपटॉप लेकर आ जाना, यहाँ पर बैठ कर भी हल कर देंगे, कोई मसला नहीं है उसका। ठीक है, लेट मैंने बता दी। ठीक है भाई, डन हो गया। इतना काम करने के बाद आप आओगे अपनी उस डायरेक्टरी में, दिस पीसी में, दिस पीसी की अपनी उस ड्राइव में या डायरेक्टरी में जहाँ पर आपने वैम्प या जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पर हुआ है, आई थिंक सी में, सी में नहीं है बल्कि किसी और ड्राइव में होगा, इसमें भी नहीं है भाई। ठीक है, एक और छोटी सी चीज़ कि वैम्प और जैम्प को आप अपनी किसी भी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो वैम्प या जैम्प को स्टार्ट करने के बाद आप आओगे उस ड्राइव के अंदर जहाँ पर आपने अपने सर्वर को इंस्टॉल किया था, वहाँ पर उसका फोल्डर बना हुआ नजर आ जाएगा आपको। अगर वैम्प किया था तो वैम्प के नाम से, अगर जैम्प किया था तो जैम्प के नाम से आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करोगे, फोल्डर ओपन हो जाएगा। फोल्डर ओपन होने के बाद अपनी जो हम लोग फोल्डर्स बनाते हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं, वो वाले फोल्डर्स को क्रिएट करने के लिए अगर आपने वैम्प किया है तो वैम्प के अंदर जब आप काम करोगे तो आप अपने फोल्डर, जो वेबसाइट बना रहे हो उस वेबसाइट का फोल्डर आप बनाते हो www डायरेक्टरी में। ठीक, अगर आपने जैम्प किया है तो आप फोल्डर बनाते हो HT docs के नाम से, एक फोल्डर आता है उसके अंदर। ठीक, और ये आपको मिल जाएगा जैसे ही आप फोल्डर पे डबल क्लिक करोगे। फोल्डर पे मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, ये रहा सामने। इसमें जाकर मैं अपना वो फोल्डर बनाऊंगा जो मैं वेबसाइट बना रहा हूँ या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो भी है। ठीक, और जब जैम्प किया हुआ होगा, जैम्प के फोल्डर पे डबल क्लिक करोगे, सामने ही आपके पास आ जाएगा HT docs, इसी तरीके से अगर आपने जैम्प किया हुआ है तो।
डबल क्लिक किया इस पर, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम का एक फ़ोल्डर बनाओ, ठीक, और उसमें अपना कोड लिखना शुरू करो, अपना काम करना शुरू करो, जो भी। तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना रहे हैं हम लोग, आप लोगों के बैच के कोड के हिसाब से, जिसमें हम लोग हमारा पूरा कोड रखेंगे, PHP_139, बस। ज़रूरत नहीं, बहुत है। ठीक है भाई, फोल्डर बन गया। इस फोल्डर के अंदर आज की डेट पर एक और फोल्डर, जो ये आप लोगों ने सीखा है, पढ़ा है, 3/6/24, ठीक है भाई। यहाँ पर क्रिएट करेंगे हम लोग हमारी पहली PHP की फाइल। PHP की फाइल बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। राइट क्लिक, न्यू, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, खाली अपनी फाइल का नाम सबसे पहले, इंडेक्स रख दिया, डॉट, क्योंकि हम लोग PHP की फाइल बना रहे हैं तो .php कर दिया, ठीक। एंटर करेंगे इसको तो ये क्रोम पर ओपन नहीं होगी, ये VS कोड पर, या आप लोगों के पास अगर कोई दूसरा एडिटर है तो उस पर ओपन होगी, ड्रीमवीवर या सबलाइन जो भी है, ठीक है भाई। अच्छा, हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एडिटर VS कोड, आप लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सबलाइन करो, ड्रीमवीवर करो, आपकी मर्जी, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम लोगों ने हमारा PHP का कोड करना है। PHP का कोड करने के लिए सबसे पहले आपको PHP का टैग पता होना चाहिए। तो PHP का टैग ये होता है, सही है भाई। अब आप लोगों ने कोड करना है इसके बीच में, सही है भाई, डन हो गया। तो जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने एक कमांड सीखी थी, document.write, जिसका काम है आपके ब्राउज़र पर कुछ भी जो हम चाहते हैं वो प्रिंट करवाएं, ठीक है। प्रिंट करवाने की कमांड PHP में दो अलग अलग यूज़ होती हैं, ठीक। जो आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है echo, ECHO, ठीक हो गया। इसके बाद आप लगाओगे कोटेशन, कोटेशन के अंदर बिल्कुल उसी तरीके से document.write के अंदर कोटेशन लगती थी, और इस कोटेशन में आप वो टेक्स्ट लिखोगे जो आप अपने ब्राउज़र पर प्रिंट करना चाहते हो। मिसाल के तौर पर लाइन क्लोज सेमीकोलन के साथ, जो कि आप लोगों ने सीखा होगा होपफुली। सेव किया, अब ये हमने हमारा कोड लिख दिया, इसका आउटपुट देखना चाहते हैं हम ब्राउज़र के ऊपर, ठीक। इसका आउटपुट ब्राउज़र के ऊपर चेक करने के लिए आप ब्राउज़र पर आओगे, नया टैब ओपन करोगे। नया टैब ओपन करने के बाद आपने सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लिखनी है लोकल होस्ट, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है स्लैश, स्लैश के बाद आपने लिखना है अपने उस फोल्डर का नाम जो आपने www डायरेक्टरी में बनाया है, ठीक है। लोकल होस्ट का मतलब है आपकी www डायरेक्टरी, ठीक। तो लोकल होस्ट की जगह हमने www डायरेक्टरी की जगह हमने लोकल होस्ट लिख दिया वहाँ पर। अब हम लिखेंगे कि www डायरेक्टरी में हमारा कौन सा फोल्डर है, कॉपी, ठीक है, पेस्ट, स्लैश, इस फोल्डर में जाके एक और फोल्डर बना हुआ है, कॉपी, पेस्ट, ठीक। इस फोल्डर में जाके हमारी फाइल रखी हुई है, और इस फाइल का आउटपुट देखना चाहता हूँ मैं, स्लैश, चलिए कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में, एंटर करते हैं, ये आ गया आउटपुट। और ये सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि आपका सर्वर चल रहा है, अगर सर्वर नहीं चल रहा होता तो ये लिखा हुआ नहीं आता। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। क्या चीज़, लोकेशन,
दोबारा ओपन कर लेंगे। सबसे पहले आ जाओ भाई पीछे। सबसे पहले हम लोगों ने देना है नाम www डायरेक्टरी का। यहीं से हमारा पाथ शुरू होगा। जब भी हम पाथ देंगे, जब भी हम ब्राउज़र किसी भी फाइल का जो आप बनाओगे, चाहे किसी भी फोल्डर के अंदर बनी हुई है, उसका पाथ स्टार्ट होगा यहीं से। ठीक हो गया। और www हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते, उसकी जगह पर हम यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट। लोकल होस्ट स्लैश लगाते हैं हम लोग कि जब हम लोग को फोल्डर के अंदर जाना होता है, इमेजेस स्लैश जो आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक, इस फोल्डर के अंदर भाई ये वाला फोल्डर है जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, स्लैश। इस फोल्डर के अंदर ये वाला फोल्डर है जिससे मुझे काम है, स्लैश अगेन स्लैश। इस फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल है जिसका मैं आउटपुट देखना चाहता हूँ, ब्राउज़र पे, क्रोम पे, जो भी करना चाहो। पेस्ट कर दिया, स्लैश सही है, डन है, ओके किया या एंटर किया तो आपके पास आपका आउटपुट आ गया कोड का। चलो डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है अपने में तो पूछ सकते हो। ठीक है, याद रखना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज को रन करने के लिए सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। लो लेवल लैंग्वेज को रन करने के लिए सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाती है, जैसे कि आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक, PHP हाई लेवल लैंग्वेज है तो उसको रन करने के लिए आपको सर्वर चाहिए, मस्ट चाहिए। ठीक हो गया, रन हो गया। ठीक है भाई, इसके बाद आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में एक चीज़, अच्छा ये जो है छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, ज़्यादा काम की तो नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए क्योंकि काम आ जाती है। इको एक फंक्शन है, ठीक है, तो इको वाले फंक्शन को आप विदाउट ब्रैकेट्स भी लिख सकते हो तो भी सेम काम करता है, आप इसको ब्रैकेट्स के साथ भी लिख सकते हो तो भी वैसे ही काम करेगा। बेसिकली एक फंक्शन है PHP का जो प्रिंट करवाने का काम करता है, तो आप ऐसे भी लिखो तो भी सेम काम करेगा, ब्रैकेट्स नहीं भी लगाओगे तो भी सेम काम करेगा। ठीक है, सिंपल। कुछ मसला कुछ पूछना है अपने में तो पूछ सकते हो। एक दूसरा वाला फंक्शन आता है, वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, दोनों के अंदर एक डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस के लिए हम लोग उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रिंट के बाद आप लोगों ने चीज़ सीखी होगी, पढ़ी होगी, वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट में क्या काम होता है वेरिएबल्स का, क्या फ़ायदा होता है वेरिएबल्स का, क्यों हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं भाई, क्या मौत पड़ी है हमें। नहीं पता या डिस्कस नहीं किया क्लास में। मैं पढ़ाया नहीं किया या याद नहीं है, याद नहीं है, चलो कोई मसला नहीं है, बता देते हैं। पहले ये बात कर लेते हैं कि भाई वेरिएबल्स क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, फिर बात करेंगे वेरिएबल्स को कैसे काम में लेते हैं। तो भाई इतनी सारी मरतबा मैंने इसको प्रिंट करवाने का बोल दिया, सेव किया, और जितनी मरतबा मैंने इको करवाने का बोला है उतनी मरतबा प्रिंट हो जाएगा। ठीक, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट और टाइम मल्टीपल टाइम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर एक मसला है, यहाँ पर एक मसला ये है कि अभी तो चलो हमने कुछ लिमिटेड टाइम लिखा है, मेरे ख्याल से 8-10 दफ़ा लिखा हुआ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, अगर यही टेक्स्ट मेरे एक पेज पर या मेरी वेबसाइट के ऊपर 10,000 मरतबा यूज़ हो रहा है, ठीक है, 10,000 मरतबा मैंने इसको प्रिंट करवाया अपनी वेबसाइट के ऊपर, मैं इसको करना चाहता हूँ। अब जब मैंने वेबसाइट बनाई तो मैंने 10,000 मरतबा प्रिंट करवा दिया, और ये अक्सर होता भी, आप लोग जब वेबसाइट बनाते हो तो डमी टेक्स्ट लिखते हो, ठीक, डायरेक्ट तो वो वाला कंटेंट नहीं लिखते जो वेबसाइट में हमें दिया जाता है कंटेंट। तो अब हमें इसको रिप्लेस करना है या चेंज करना है, जो भी है,
तो मैंने अगर इसको इस तरीके से प्रिंट करवाया है तो 10,000 मरतबा जहाँ जहाँ पर मैंने इसको इको किया है वहाँ जाकर मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर मैंने एक जगह पर इसको चेंज किया तो सिर्फ उसी जगह पर चेंज होगा, बाकी पे चेंज नहीं होगा। ठीक, तो मुझे अगर इस पूरे कंटेंट को रिप्लेस करना है या चेंज करना है तो मुझे 10,000 मरतबा चेंज करना पड़ेगा। ठीक, इससे बेहतर ये है कि मैं इस पूरे टेक्स्ट को एक वेरिएबल में पास करूं और जहाँ जहाँ पर ये टेक्स्ट आ रहा है वो वेरिएबल पास कर दूं। मुझे सिर्फ वेरिएबल को चेंज करने की ज़रूरत है, बाकी सब चेंज खत्म का है। ये है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, वेरिएबल का काम, मेहनत कम काम करना। ठीक हो गया? कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के डिफरेंट तरीके आप लोगों ने पढ़े होंगे या एक तरीका पढ़ा होगा जो भी है जावास्क्रिप्ट के अंदर। पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के या डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं। ठीक, आज उसमें से एक पढ़ रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल को लिखने के लिए सबसे पहले आप यूज़ करते हो डॉलर का साइन, उसके बाद आप यूज़ करते हो अपने वेरिएबल का नाम, कुछ भी, जैसे कि नेम, स्पेलिंग गलत कर दी, नेम। उसके बाद इक्वल के बाद आप वो वैल्यू लिखोगे जो आप इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहते हो। तो हम भाई ये वाली वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया, लाइन ख़त्म। ठीक हो गया? कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। अब जहाँ जहाँ पर भी इको आ रहा है वहाँ वहाँ पर आप ये हमारा वेरिएबल नेम पास करोगे। और नेम भी जब वेरिएबल पास किया जाता है कहीं पर तो आप डॉलर समेत पास करते हो, ऐसा नहीं सिर्फ नेम लिख दो। ठीक, मैं दिखा देता हूँ। कॉपी, कमेंट कर दिया, रिमूव कुछ भी नहीं कर रहे ताकि आप लोगों के पास जब आए तो ये पूरा आए। शॉर्टकट की पता है? सेलेक्ट क्या, कंट्रोल VS कोड की, ये पता है? मतलब मल्टीपल में ये एक साथ चेंज कर रहा हूँ, पता है इसकी शॉर्टकट की? ये नहीं पता, बता दूँ? नहीं पता, चलो। आप एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे VS कोड के अंदर तो आगे वाले टेक्स्ट आपके पास डिफरेंट कलर के हो जाएंगे, जैसे कि आपको नजर आता है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है सिंपल सी चीज़ कि आपने जिस चीज़ को सिलेक्ट किया है आगे वही सेम टू सेम या सिमिलर टेक्स्ट कितनी मरतबा और कहाँ कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगर हम सबको एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल D। ठीक है, और जब आप कंट्रोल D प्रेस करते हो तो जैसे मैंने कंट्रोल D प्रेस करूंगा तो नीचे वाला सिलेक्ट हो जाएगा, एक और कंट्रोल D प्रेस किया तो उससे नीचे वाला, एक और कंट्रोल D उससे नीचे, फिर D, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, जहाँ तक भी सिलेक्ट करना उतनी मरतबा आप कंट्रोल D प्रेस कर दो, सिलेक्ट हो गया। अब जो आप चेंज करोगे वो सब जगह पर आएगा। तो यहाँ पर मैंने बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो सारा खत्म। अब यहाँ हमें पास करना है वेरिएबल। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि जब आप वेरिएबल को पास करोगे तो वेरिएबल पास करते वक्त भी डॉलर समेत पास किया जाता है, सिर्फ नेम पास नहीं कर सकते जैसे कि आप लोग जावास्क्रिप्ट में पास करते थे। ठीक है, सेव किया इतने में उतनी ही मर्तबा प्रिंट हो गया। अब मुझे चेंज करना है कुछ भी सिर्फ यहाँ पर और वो चेंज आएगा सब में। सेव कर दिया तो कर दिया, सिंपल। ये है फ़ायदा, ये है काम वेरिएबल्स बनाने का, कोड कम काम ज़्यादा। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो भाई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेव, रिफ्रेश, नहीं पूछना, आगे बढ़े। वेरिएबल के अंदर दो चीज़ें आती हैं, पता नहीं पढ़ी है या नहीं, बता देना मुझे। इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन।
पढ़ी है क्या चीज़ होती है? पढ़ी है तो बताओ भाई मुझे। क्या वो पढ़ी नहीं है या याद नहीं है? नहीं पढ़ी। और कोई जो कुछ कहना चाहे इस बारे में? हाय, चलो ठीक है। वेरिएबल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डिक्लेरेशन, ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन का मतलब है, दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आप कोई वेरिएबल बनाओ मगर उसको कोई वैल्यू असाइन ना करो। मतलब ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया जो मेमोरी के अंदर एक स्टोरेज लेगा। पता नहीं ये भी आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप एक वेरिएबल बनाते हो तो आपकी जो मेमोरी है, जो स्टोरेज है, उसके अंदर एक डब्बा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो मेमोरी के अंदर पूरी एक डब्बा नेम के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसके अंदर कोई और डेटा नहीं आ सकता। अभी ये भले खाली है, लेकिन ये बात आपकी स्टोरेज को पता है कि हमने अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो फ्यूचर में इसमें डेटा आएगा, तो उसने उसका डब्बा अलग से बना के रखा हुआ है, ठीक। अब कोई दूसरा वेरिएबल बनेगा तो उसको दूसरा डब्बा मिलेगा, ठीक हो गया। ये कहलाती है डिक्लेरेशन, ये कहलाती है इनिशियलाइजेशन। आप कोई वेरिएबल बनाओ और ऑन द स्पॉट उसको एक वैल्यू भी असाइन कर दो, ठीक। तो एक डब्बा बना, उसके अंदर वैल्यू भी आ गई, ठीक, कि ये वाले डब्बे के अंदर हमने ये वाला सामान रखा है, चलो ठीक। ये फ़र्क होता है दोनों में। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। तो मेरे पास ये वेरिएबल एक इनिशियलाइज्ड वेरिएबल है, इसको मैंने एक वैल्यू भी दे दी, डिक्लेयर भी कर दिया, आज क्या, ठीक है भाई। अब वेरिएबल के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो पता होने चाहिए। पता नहीं आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे नहीं, हम यहाँ पर मैं बता देता हूँ वो चीज़। वेरिएबल का जब आप नाम बताते हो या डिक्लेयर करते हो, नाम रखते हो बेसिकली कोई भी एक वेरिएबल का, तो वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, एरर दे देगा, यहीं पर, ठीक। वेरिएबल का नाम कभी भी हाइफन से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। वेरिएबल का नाम कभी भी उस स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता जो ऑपरेशन के लिए यूज होता है। मतलब समझा देता हूँ, जैसे कि परसेंटेज, या आप इसको माइनस, बल्कि माइनस से प्लस कर लो, चलो ठीक है। प्लस एक ऑपरेशन है, एडिशन है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो ऑपरेशन के लिए यूज होता है, वो आप वेरिएबल को इनिशियलाइज या डिक्लेयर करते हुए या उसका नाम रखते हुए यूज़ नहीं कर सकते। दूसरे स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि एक तो करीज है डॉलर, तो दूसरे हम कर सकते हैं जो ऑपरेशन के लिए यूज़ नहीं होते, ठीक हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। वेरिएबल का नाम सिंगल वर्ड भी हो सकता है, डबल वर्ड भी हो सकता है, ट्रिपल वर्ड भी हो सकता है, डिपेंड्स, ठीक। तो जब आपके पास वेरिएबल का नाम मल्टीपल वर्ड्स पर जाता है तो हम उसके लिए कैमल केस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी से हमने नेम लिखा था, अगर हम इसको रखना चाहते हैं फुल नेम, तो फुल इंग्लिश में एक अलग वर्ड है, नेम एक अलग वर्ड है, ठीक। हम दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं तो उस सूरत में हम लोग कैमल केस का यूज़ करते हैं। और कैमल केस में ये होता है कि आपके पास
सेकंड वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इस तमाम नाम को कैपिटलाइज भी रख सकते हो, सारे कैरेक्टर्स स्मॉल भी हो सकते हैं, सारे कैरेक्टर्स केमिल केस में भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन डेवलपर्स केमिल केस यूज़ करते हैं तो पता होना चाहिए बस। ठीक है भाई, कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब जब आपके वेरिएबल का नाम मल्टीपल वर्ड्स पे जाएगा, क्योंकि अभी सिंगल वर्ड पे था, तो आप वेरिएबल का नाम स्पेशल कैरेक्टर से, ऑपरेशनल बेस्ड स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, हाइफन से स्टार्ट नहीं कर सकते, मगर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। इस अंडरस्कोर के तहत, ठीक है, इससे आप वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, खैर, दोनों वर्ड्स के बीच में भी आप स्पेशल कैरेक्टर जो ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हाइफन यूज नहीं कर सकते, ठीक है, मगर नंबर यूज कर सकते हो। नंबर की रिस्ट्रिक्शन सिर्फ स्टार्ट के लिए, नंबर आप बीच में भी यूज कर सकते हो, आखिर में भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। यहाँ से हटाकर अगर हम आखिरी में लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ एरर देता है जब आप नंबर स्टार्ट में लिखते हो वेरिएबल के नाम पे। ठीक है, ठीक है भाई, हाइफन यूज़ नहीं कर सकते, देख लिया था या नहीं देखा था याद नहीं है, लिख देते हैं फिर भी। ठीक है, हाइफन आप यूज़ नहीं कर सकते सेंटर के अंदर। सेम चीज़ हाइफन आप आखिर में भी यूज़ नहीं कर सकते, ऑपरेशन कैरेक्टर भी आखिर में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक, मगर नंबर यूज़ कर सकते हो इस जगह पर देखा। ठीक, तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए हर हाल में। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो भाई। हाँ, नहीं पूछना? कमेंट किया इसको, कमेंट किया इसको, और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया हमने ए नाम का, मिसाल के तौर पर इसको एक वैल्यू पास कर देते हैं एंड नंबर पास किया, पहले आपने स्ट्रिंग पास किया, डेटा टाइप से हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, टेंशन मत लेना। और यहाँ पर हमने पास कर दिया इको प्रिंट करो भाई, क्या प्रिंट करो, $। ठीक है, सेव किया इतने में और रिफ्रेश करते हैं, प्रिंट हो गया। ठीक है, इससे पहले मैं लिखना चाहता हूँ कुछ स्ट्रिंग, मिसाल के तौर पर योर रिजल्ट इज दिस। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्ट्रिंग और वेरिएबल को अलग करने के लिए आपके पास एक सिंबल यूज हुआ करता था। हाँ, क्या कहते हैं उसको? अलग करने के लिए नहीं, सॉरी, मिलाने के लिए, मैंने गलत कह दिया, मिलाने के लिए। क्यों मिलाने के लिए भी बता, समझ में आएगा। हाँ भाई, क्या कहते हैं प्लस के साइन को जावास्क्रिप्ट में? नहीं याद, कॉन्केटिनेशन। ठीक है, कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है मिलाना, ज्वाइन करना, कंबाइन करना। ठीक, या एक और चीज़ बोल सकते हैं हम, यूनियन। अगर स्कूल का याद हो सेट्स, तो उसके हिसाब से यूनियन, दोनों को मिला के लिखना। तो प्लस का साइन आपके पास यूज होता है जावास्क्रिप्ट में कॉन्केटिनेशन के लिए। पीएचपी में कॉन्केटिनेशन का सिंबल प्लस नहीं है, पीएचपी में कॉन्केटिनेशन का सिंबल है डॉट। जैसे डॉट लिखा एरर चला गया, अगर इसको हटाएंगे तो एरर आ जाएगा दोबारा। ठीक है,
क्योंकि आप स्ट्रिंग और वेरिएबल को एक साथ यूज नहीं कर सकते विदाउट कॉन्केटिनेशन। ठीक है भाई, सेव किया इतने में और रिफ्रेश किया। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो भाई। नहीं पूछना?